Chapters 1501 Quasi Great Grandmaster, 1502 Lacking Souls, 1503 Soul Beast Army, 1504 Meeting a Benefactor. Chapter Start. Chapter 1501 Quasi Great Grandmaster, Western Desert, Thieving Heaven का ड्रीम रेल्म। यंग थीविंग हेवन एक बार फिर स्टेज पर आ खड़ा हुआ। उसके आते ही आसपास के क्लैंसमैन CHAUE का गए। ये सब क्या चल रहा है? ये बदमाश लड़का पत्तियों में क्यों लिप्त हुआ है? लगता है इससे काफी गहरी चोट लगी है। कुछ किया नहीं जा सकता था। भले हाई यंग थीविंग हेवन ने फैंग युआन की मदद से स्नीक अटैक गू रिफाइन कर लिया था, लेकिन गू रिफाइनमेंट प्रोसेस में लगी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी। इसलिए भले हाई यंग थीविंग हेवन ने कंपटीशन में हिस्सा लेना जारी रखा, वो बुरी तरह से जख्मी था। यंग थीविंग हेवन मन कड़वाहट से हंसा। सच तो यह था कि वो कंपटीशन में और हिस्सा नहीं लेना चाहता था, लेकिन शासियों ने उससे आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया था। कोई और रास्ता ना होने की वजह से यंग थीविंग हेवन को बैटल में उतरना ही पड़ा। और इस बार उसका ओपोनेंट एक क्लैन एल्डर का पोटा था। जब उसने यंग थीविंग हेवन की बुरी तरह से जख्मी हालत देखी, तो वो उल्टा कई कदम पीछे हट गया और यंग थीविंग हेवन को बेहद सतर्क निगाहों से देखने लगा। कौन सी चाल चल रहा है तू? एल्डर के पोते ने चिल्लाकर कहा। तुझे क्या लगा, गहरी चोट लगने का नाटक करके मैं तेरे जाल में फंस जाऊंगा? तू मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। उससे डील करते वक्त सावधान रहना होगा, उसके धोखे में मत आना। कमजोर दिखने का ये तरीका बहुत बचकाना है, लेकिन उसकी उम्र देखकर समझ में आता है। इस लड़के में अकाल नहीं है, इसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, ये सिर्फ चालबाजी के दम पर टॉप 8 में पहुंचा है। आसपास की भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। यंग थीविंग हेवन ने अपनी उंगली घुमाई, बिल्कुल स्पीचलेस। जो गू मास्टर इस मैच को संभाल रहा था, वो भी स्पीचलेस था। उसके पास इन्वेस्टिगेटिव गू था और उसने पहले ही पता लगा लिया था कि यंग थीविंग हेवन की चोटें असली थी। लेकिन फैंग युआन की पहले की धोखेबाज परफॉर्मेंसेज ने लोगों पर इतना गहरा असर छोड़ा था कि भले हाई यंग थीविंग हेवन इस वक्त जख्मी था, उन्हें विश्वास करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यंग थीविंग हेवन का ओपोनेंट तो कई कदम पीछे हट गया और बेहद सावधान दिख रहा था। अगर ऐसी बात है तो? यंग थीविंग हेवन कड़वाहट से मुस्कुराया। उसके होठों के कोने अचानक ऊपर उठ गए और उसकी निगाहें और एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। फैंग युआन ने एक बार फिर यंग थीविंग हेवन के शरीर पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। मुझे स्नीक अटैक गू को एक असली फाइट में टेस्ट करने दे। फैंग युआन ने मन में सोचा और इस रैंक 2 गू वर्म को एक्टिवेट किया। यंग थीविंग हेवन के अपचर से एक नीले रंग का बेबी फैंटम कूद कर बाहर निकला। ये क्या? एल्डर के पोते ने हैरान होकर चीखा। वो वक्त रहते रिएक्ट हाई नहीं कर पाया और नीला बेबी फैंटम उसके शरीर पर झेपट पड़ा। शुक्र है मैं सेफ खेला और पहले ही अपना डिफेंसिव गू वर्म एक्टिवेट कर लिया था। अपने ओपोनेंट को कोई मौका ही नहीं दिया। नीले बेबी फैंटम की स्पीड बहुत तेज थी। एल्डर का पोटा बस 2 लफ्ज ही बोल पाया, जबकि उसके दिमाग में ख्यालों का तूफान चल रहा था। लेकिन यह ख्याल बेहोश होने से पहले उसका आखिरी ख्याल था। अगले हाई पैल, एल्डर के पोते ने खून की उल्टी की और उसकी ईढ़ना यकीनियत से फैल गई। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत बेहोश हो गया। फैंग युआन जीत गया। भीड़ में एकदम सन्नाटा छा गया। लगभग सभी की ईड़ फटी की फटी रह गई जब उन्होंने एक नीले बेबी फिगर को एल्डर के पोते के शरीर के अंदर और बाहर जाते देखा, जो फिर ऊपर नीचे कूड़ा और वापस यंग थीविंग हेवन के अपचर में घुस गया। कितना घटिया है! इसने फिर से कोई गंदी चाल चली। इसने इस्तेमाल क्या किया? स्पीड इतनी तेज थी कि वह ठीक से देख भी नहीं पाया। लगता है ये एक रैंक 2 गू वर्म है। आखिर वो था क्या? मैंने तो बस एक नीला बेबी फैंटम देखा। मेरा दिल कह रहा है कि ये नीला बेबी फैंटम कोई मामूली चीज नहीं है। इस बार सिर्फ देखने वाले मॉर्टल्स हाई नहीं, बल्कि वो रैंक 2 गू मास्टर्स भी साफ तौर पर हिले हुए थे। स्नीक अटैक गू की पहली झलक ने सबको हैरान कर दिया था। आगे के मैचेज में यंग थीविंग हेवन ने बार बार स्नीक अटैक गू का इस्तेमाल किया। उसकी लड़ाइयां एकदम साफ और तेजी से खत्म होती थी। उन्हें कुछ स्टेप्स में समराइज किया जा सकता था। स्टेज पर कदम रखो, स्नीक अटैक गू एक्टिवेट करो, ओपोनेंट बेहोश और जीत हासिल। यंग थीविंग हेवन का दबदबा इतना ज्यादा था कि उसने सभी कंपेटिटर्स को तुरंत दबा दिया। भीड़ हैरान रह गई। कोई अनहोनी नहीं हुई। यंग थीविंग हेवन ने आसानी से पहली पोजीशन हासिल कर ली। इस रिजल्ट से कई लोगों की भौहें चढ़ गई। तो ये अपना ट्रम्प कार्ड छुपाकर बैठा था। ये लड़का कमजोर होने का नाटक कर रहा था। ये बहुत चालाक और खतरनाक है। हाँ, उसके पास साफ तौर पर इतनी ताकत है, लेकिन फिर भी उसने ऐसी चालों का सहारा लिया। लेकिन इससे उसका असली स्वभाव भी पता चलता है।
यंग थीविंग हेवन कंपटीशन में फर्स्ट आया, लेकिन क्लैंसमैन खुश नहीं थे। फैंग युआन के शुरुआत से हाई बवाल मचाने के कारण यंग थीविंग हेवन ने सबका दिल जीतने का मौका खो दिया था। आम लोग यंग थीविंग हेवन पर उंगली उठाकर आपस में फुसफुसा रहे थे, लेकिन क्लैन के हाई अप्स का ध्यान स्नीक अटैक गू पर था। ये गू इतना पावरफुल है, इसका ओरिजिन क्या है? वो लड़का एक कॉमनर है, एक गरीब छोकरा, उससे इतना टॉप टियर गू वर्म कैसे मिल सकता है? मैंने जांच की है, वो पैदा होने के बाद से ही क्लैन में रह रहा है, लेकिन इस साल की शुरुआत में उससे निकाल दिया गया था, और ये गू वर्म उससे बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि उसी दौरान मिला है। तुम कहना चाहते हो कि इस लड़के को किसी सीनियर की विरासत मिली है? हाँ, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। इस बच्चे से फर्क नहीं पड़ता, अहम बात यह है कि ये रैंक 2 गू वर्म सच में बहुत पावरफुल है। तुमने इसकी शानदार ऑफेंसिव पावर देख ही ली है। इससे एक रैंक 1 गू मास्टर भी एक्टिवेट कर सकता है, जिसका मतलब है कि इसका प्राइमेवल एसेंस कंजम्पशन कम है। ये एक टॉप टियर गू वर्म है। अगर हमारा क्लैन इस गू वर्म से बड़े पैमाने पर खुद को आर्म कर ले, तो हमारी ताकत जरूर बढ़ जाएगी। इस वक्त हम अपने ऑपरेशंस को जरूर एक्सपेंड कर सकते हैं और बड़े ओएसिस पर कब्जा कर सकते हैं। क्लैन लीडर ने जोश से कहा, उसकी एरी में एम्बिशन की आग चमक रही थी। स्नीक अटैक गू एक रैंक 2 गू था। जब उसकी ताकत का प्रदर्शन हुआ तो उसने तुरंत क्लैन के हाई अप्स की लालची नजर को अपनी तरफ खींच लिया। यह फैंग युआन ने पहले ही सोच लिया था। जब वो यंग थीविंग हेवन को कंट्रोल कर रहा था तो वो नेचुरली कंपटीशन में स्नीक अटैक गू का इस्तेमाल करने से बच सकता था, लेकिन उसने खुद ही पहल की और खुलेआम उसका इस्तेमाल किया। इसके पीछे उसका अपना प्लान था। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे फैसलों की वजह से ये ड्रीम रेल्म कैसा दिखेगा। स्नीक अटैक गू एक्सपोज हो चुका है और उसने क्लैन की लालची नजर को अट्रैक्ट कर लिया है। हायर अप्स जरूर इस गू को मास प्रोड्यूस करना चाहेंगे और क्लैन के गू मास्टर्स को इससे आर्म करना चाहेंगे। स्नीक अटैक गू एक रैंक 2 गू था। ये रैंक बिल्कुल परफेक्ट था। एक रैंक 1 गू बहुत लो होता, उसकी ताकत कम होती और उन्हें बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं था। रैंक 3 बहुत हाई था, वो बहुत कीमती थी और उन्हें मैस प्रोड्यूस करना मुश्किल था, और क्लैन में रैंक 3 गू मास्टर्स भी कम थे। सिर्फ रैंक 2 जो बीच में था, मास प्रोड्यूस करने के लिए सूटेबल था और क्लैन के गू मास्टर्स को इक्विप करने के लिए भी सूटेबल था। क्लैन के हाई अप्स खुद को रोक नहीं पाए, तो उन्हें गू वर्म से ज्यादा गू रेसिपी चाहिए। आखिरकार स्नीक अटैक गू सिर्फ एक है, वो गू रेसिपी हासिल करके ही इससे मैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लैन के हाई अप्स गू रेसिपी हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा यंग थीविंग हेवन को शांत करने और उससे रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे। वो इससे जबरदस्ती या दबाव डालकर हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक सिंपल लॉजिक था। अगर दबाव डाला गया तो हो सकता है कि यंग थीविंग हेवन उल्टा विद्रोह कर दे और विरोध करे। अगर वो मर गया और रेसिपी नहीं दी तो क्लैन के सारे प्लान्स बेकार हो जाएंगे। अगर उसके मन में नफरत आ गई तो वो एक अधूरी या छेड़छाड़ की हुई गू रेसिपी दे सकता है। टैब क्लैन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए सबसे अच्छी सिचुएशन ये थी कि यंग थीविंग हेवन खुशी खुशी और अपनी मर्जी से गू रेसिपी दे दे। जैसा कि फैंग युआन ने उम्मीद की थी, जैसे जैसे ड्रीम रेल्म आगे बढ़ा, क्लैन की हाई अप फोर्सेज ने यंग थीविंग हेवन को ऑफर्स भेजने शुरू कर दिए। वो या तो उससे अपने घर आने के लिए इनवाइट कर रहे थे या उसके करीब आने के लिए पैसा और सामान ऑफर कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ तो अपनी बेटी की शादी भी यंग थीविंग हेवन से कराना चाहते थे। यंग थीविंग हेवन तुरंत एक हॉट प्रोडक्ट की तरह पॉपुलर हो गया। मेरे अच्छे पोते, तुमने कर दिखाया। तुम इस स्नीक अटैक गू रेसिपी को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाओगे, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल करके बहुत सारे बेनिफिट्स एक्सचेंज कर सकते हो। इसका अक्ल से इस्तेमाल करो और तुम क्लैन के हायर अप सर्कल में भी घुस सकते हो। ही, शासियों की आवाज गूंजी। यंग थीविंग हेवन, हालांकि, गू रेसिपी ना देने पर आदिक था। अगर मैंने गू रेसिपी दे दी तो बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाएंगे। भले हाई यंग थीविंग हेवन नेक और ईमानदार था, उसकी अपनी एक बॉटम लाइन थी। वो एक अदरवर्ल्डली डेमन था। उसके पास पिछली जिंदगी के अनुभव थे और वो जानता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन की ताकत के पीछे अक्सर अंधेरा और गंदगी छिपी होती है। तो तुम इससे थोड़ी देर के लिए टाल सकते हो। कुछ दिनों बाद तुम कंपटीशन के विनर के इनाम को चुनने के लिए पूल में जाओगे। दादा की इंस्ट्रक्शंस मत भूलना। शासियों ने अपनी हंसी को रोका, उसकी आवाज ठंडी और बेपरवाह हो गई। चिंता मत करो, मैं नहीं भूलूंगा, यंग थीविंग हेवन ने वादा किया। ड्रीम में 3 दिन बाद वो 7 दूसरों के साथ क्लैन एल्डर्स द्वारा ब्लॉकेड के पार पूल तक ले जाया गया। ये क्लैन का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स एरिया था।
पूल में एक नेचुरल स्पिरिट स्प्रिंग भी था जो प्राइमेवल स्टोन्स पैदा करता था और क्लैन के सर्वाइवल का आधार था। यंग थीविंग हेवन के क्लैन ने न सिर्फ पूल के आसपास बहुत सारे गू मटेरियल्स उगाए थे, बल्कि उन्होंने जमीन के नीचे गुफाएं भी खोदी थी जहां उन्होंने बड़ी मात्रा में गू वॉर्म स्टोर किए थे। क्योंकि यंग थीविंग हेवन विनर था, उससे एक अंडरग्राउंड गुफा में ले जाया गया ताकि वो अंदर से एक हाई क्वालिटी गू वर्म चुन सके। उसने जैसे ही अंदर कदम रखा, शासियों की जोश भरी आवाज सुनाई दी, यही है, यही है। मुझे एक घनी इमोर्टल गू ऑरा महसूस हो रही है। कौन सा इमोर्टल गू? यंग थीविंग हेवन ने पूछा। फैंग युआन को भी डाउट्स द, और वो इस बात से थोड़ा हैरान भी था कि यहाँ की विरासत में गू इमोर्टल्स भी शामिल थे। लेकिन ठीक उसी वक्त फैंग युआन की नजर अचानक अंधेरी हो गई। उसकी आत्मा एक बार फिर ड्रीम रेल्म द्वारा तेजी से गल रही थी। एक अंतहीन समय के इंतजार के बाद फैंग युआन की आत्मा अनजाने में ड्रीम रेल्म से बाहर निकल चुकी थी। वो बाहर कैसे आ गया? फैंग युआन को थोड़ी हैरानी हुई। इसका मतलब मैंने दूसरा स्टेज पार कर लिया है? ये सोचते हाई फैंग युआन को तुरंत एहसास हुआ, क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर, मेरी थेफ्ट पाथ की अटेनमेंट सीधा ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल से बस एक कदम पहले तक पहुंच गई। फैंग युआन की आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई। उसने अपनी आंखें खोली, जो हैरानी और खुशी से चमक रही थी। क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर रेल्म, यह फैंग युआन के लिए एक नया पर्सनल रिकॉर्ड था। फैंग युआन के अलग अलग पाथ्स में कुछ ग्रैंड मास्टर रेल्म पर द, लेकिन अपनी 500 साल की पहली जिंदगी में भी उसने किसी पथ में ऐसी उपलब्धि हासिल नहीं की थी। चैप्टर 1502, आत्माओं की कमी। वेस्टर्न डेजर्ट, टैंग क्लैन के इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर फैंग युआन एड बैंड किए पालथी मारे बैठा था। वो अपनी आत्मा का जायजा ले रहा था। उसका 10 मिलियन मैन सोल फाउंडेशन लेवल ऐप गिर कर मिलियन मैन सोल तक आ गया था, और तो और ये 1 मिलियन से थोड़ा ही ज्यादा था। जब मैंने पहला स्टेज पार किया था, मेरा सोल फाउंडेशन 9 मिलियन मैन सोल से ज्यादा था। लेकिन दूसरा स्टेज पार करने के बाद मेरे पास बस 1 मिलियन मैन सोल बचा है, लगभग 100,000 मैन सोल रंगे में गिरने ही वाला था। फैंग युआन ने मन हाई मन दोनों के बीच का अंतर कंपेयर किया। दूसरा स्टेज पहले स्टेज से लंबा था और सोल के गलने की रेट भी बहुत ज्यादा गंभीर थी। एक आम गू इमॉर्टल जिसका सोल फाउंडेशन थोड़ा सा भी कम हो, उसके पास ऐसी जलन सहने का कोई रास्ता नहीं होगा। एक पूरा स्टेज तो छोड़ो, वो ड्रीम रेल्म का आधा स्टेज भी पार नहीं कर पाते। इससे साफ था कि थीविंग हेवन के इस ड्रीम रेल्म की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा थी। कोई हैरानी नहीं कि टांग क्लैन और टांग फैंग मिंग की सालों की कोशिश एक नए पैदा हुए बच्चे की लोहे की चट्टान को चबाने की कोशिश जैसी थी। टांग फैंग मिंग फिर भी इतने सारे ड्रीम पाथ मॉर्टल गू बना पाया। इस इंसान में सच में काफी कमाल का टैलेंट और एप्टीट्यूड है। फैंग युआन ने अपनी 500 साल की पहली जिंदगी के बारे में सोचा। टांग फैंग मिंग ने एक ड्रीम पाथ इमॉर्टल किलर मूव बनाया था, स्टील ड्रीम। पहले फैंग युआन को लगा था कि यह शैडो सेक्ट की मदद से हुआ है, लेकिन अब जब उसने थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म के 2 स्टेजेस एक्सप्लोर कर लिए थे, उससे लगा कि स्टील ड्रीम ज्यादा तरह से टांग फैंग मिंग ने खुद ही बनाया होगा। थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म के पहले स्टेज ने फैंग युआन के थेफ्ट पाथ को ग्रैंड मास्टर लेवल तक बढ़ा दिया था, जबकि दूसरे स्टेज ने इससे क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर तक पहुंचा दिया था। मैं असली ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल से बस एक कदम दूर हूं। फैंग युआन ने शांति से समझा और यूएस खूबसूरत मंजिल को महसूस किया जो बस हाथ में आने ही वाली थी। अगर मेन थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म का एक और स्टेज सफलता से पार कर लूं, तो मैं जरूर ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट तक पहुंच जाऊंगा। फैंग युआन जैसा शांत इंसान भी एक जोश भरी उम्मीद महसूस कर रहा था। ग्रैंड मास्टर और ग्रेट ग्रैंड मास्टर के बीच बहुत बड़ा फर्क था। ग्रैंड मास्टर लेवल ये न्यांग और स्वर्ग पृथ्वी के बारे में समझ सकते थे, वो ब्रह्मांड की गहराइयों के बारे में जान सकते थे, मॉर्टल रेल्म को पार करके इमॉर्टल्स में इमॉर्टल, संतों में संत बन सकते थे। ग्रैंड मास्टर लेवल पर एक गू इमॉर्टल अपने पद का इस्तेमाल करके दूसरे पाथ्स की खासियत को इमिटेट कर सकता था। जैसे ही फैन की असली विरासत में 100 इयर्स हार्मनी, एक टाइम पाथ किलर मूव में इंफॉर्मेशन पाथ का इफेक्ट था। जहां तक ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट की बात है, इसका मतलब था कि गू इमॉर्टल की एक पाथ की समझ लगभग पूरी हो चुकी थी। इस पाथ का उनका ज्ञान दुनिया की सीमाओं तक पहुंच चुका था। उन्हें अपने पद की सारी गहराइयों को खोद निकलने के करीब माना जा सकता था। मारी हुई ब्लेजिंग हेवन डिमिनेस एक फायर पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर थी। आज के रैंक 8 गू इमॉर्टल ओल्ड एंसेस्टर जू हु एक स्नो पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर हैं। इस लेवल पर ब्लेजिंग हेवन डिमिनेस में फायर पाथ डाउ मार्क्स के प्रति एक अत्यंत संवेदनशीलता थी। पहले उसने हर फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल में एक फायर पाथ डाउ मार्क डालकर फैंग युआन के खिलाफ साजिश की थी।
ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू आसानी से किसी भी तरह के इमॉर्टल किलर मूव्स को डिसमेंटल कर सकते थे। पहले रिवर्स फ्लो रिवर की लड़ाई में उन्होंने हेवनली कोर्ट और दूसरे दुश्मनों से निपटने के लिए अपने ट्रम्प कार्ड बैटलफील्ड किलर मूव को बड़ी चतुराई से डिसमेंटल किया था, और यहां तक कि उनका पलड़ा भारी रहा था। और एक फॉर्मेशन पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर दुनिया में मौजूद नेचुरल डाउ मार्क्स का सीधा इस्तेमाल करके फॉर्मेशन सेटअप कर सकता था। उन्हें अक्सर कुछ खास इलाकों में इमॉर्टल गू फॉर्मेशन सेटअप करने के लिए सिर्फ कुछ मोर्टल गू की जरूरत होती थी। जहां तक ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट से ऊपर की बात है, वहां सुप्रीम ग्रैंड मास्टर था। ग्रेट ग्रैंड मास्टर एक ऐसा लेवल था जहां पद की गहराइयों को खोदा जा रहा था। अगर फैंग युआन एक थेफ्ट पाथ ग्रेट ग्रैंड मास्टर बन जाता तो वो दुनिया में मौजूद थेफ्ट पाथ की गहराइयों को समझ जाता, और थेफ्ट पथ के बारे में लगभग कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसे वो समझ ना पाता। कहने का मतलब, ग्रेट ग्रैंड मास्टर एक ऐसा लेवल था जहां कोई एक खास पथ के बारे में लगभग सब कुछ समझ लेता है। सुप्रीम ग्रैंड मास्टर उससे भी आगे जाकर कुछ नया करना था, पथ के ऐसे रहस्यों को हासिल करना जो दुनिया में मौजूद ही नहीं थे, स्वर्ग और पृथ्वी से भी एक कदम आगे होना। आमतौर पर ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट के लिए सैकड़ों सालों की मेहनत लगती थी। फैंग युआन की पहली जिंदगी में उसने ब्लड पाथ में ग्रैंड मास्टर हासिल किया था। ग्रेट ग्रैंड मास्टर के लिए अक्सर 1000 से कई हजार साल लगते थे। कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स के पास ये लेवल की अटेनमेंट थी। जहां तक सुप्रीम ग्रैंड मास्टर की बात है, वो सिर्फ मेहनत की बात नहीं थी, बल्कि टैलेंट और नेचुरल एप्टीट्यूड से भी जुदा था। बिना शानदार टैलेंट और नेचुरल एप्टीट्यूड के भले हाईगू इमॉर्टल 10,000 साल भी जी ले, वो सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए पुराने जमाने से हाई सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स बहुत रेयर रहे हैं। 10 वेनरेबल्स सभी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स थे। कुछ लेजेंडरी कैरेक्टर्स भी थे, जैसे 3 रिफाइनमेंट पाथ सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स, लॉन्ग हेयर एंसेस्टर, ओल्ड एक्सेंट्रिक टियन नन और ओल्ड इमॉर्टल कॉन्गजू। ग्रैंड मास्टर और ग्रेट ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल ड्रीम रेल्म्स के जरिए हासिल किया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम ग्रैंड मास्टर ड्रीम रेल्म्स से नहीं मिल सकता। फैंग युआन ने यह समझा। यह साफ था, सुप्रीम ग्रैंड मास्टर्स को कुछ नहीं से कुछ नया बनाने में पहल करनी पड़ती है, जबकि ड्रीम रेल्म्स पिछले लोगों द्वारा छोड़ी गई विरासत थे। इसलिए ड्रीम रेल्म्स के जरिए पहुंचा जा सकने वाला सबसे ऊंचा अटेनमेंट लेवल ग्रेट ग्रैंड मास्टर था। एक बार जब मेन थेफ्ट पाथ में ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल हासिल कर लूंगा, तो भले हाई थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म में और स्टेजेस हॉर्न में उनके जरिए अपने थेफ्ट पाथ अटेनमेंट लेवल को नहीं बढ़ा पाऊंगा। यह फैंग युआन और टांग क्लैन के बीच कोलैबोरेशन का आधार भी था। थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म बहुत बड़ा था, फैंग युआन के पेट की एक सीमा थी। एक बार जब वो भर जाता, तो टैंग क्लैन के लिए अभी भी एक बड़ा हिस्सा बचा रहता। टैंग क्लैन फैंग युआन के साथ कोलैबोरेट करने के लिए तभी तैयार हुआ जब उसने ये कारण साफ कर दिया था। अगर थीविंग हेवन का ड्रीम रेल्म इतना छोटा होता कि फैंग युआन उससे अकेले ही निगल सकता, तो टैंग क्लैन फैंग युआन के साथ कोलैबोरेट क्यों करता? आने वाले दिनों में फैंग युआन ने थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म की अपनी तीसरी एक्सप्लोरेशन की तैयारी की। वो मुख्य रूप से अपनी आत्मा की कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन अपने खाली समय में फैंग युआन टैंग फैंग मिंग को ड्रीम पाथ के रहस्य सिखाता था। टैंग फैंग मिंग को बहुत फायदा हुआ। भले हाई फैंग युआन ने सिर्फ कुछ ऊपरी ड्रीम पाथ का ज्ञान दिया, जहां तक टैंग फैंग मिंग की बात थी, उससे इसी लाइटहाउस की कमी थी जो उससे रास्ता दिखाए। पहला कदम हमेशा सबसे मुश्किल होता है। किसी भी पथ का निर्माण शुरुआत में सबसे मुश्किल होता है। एक बार जब पहला कदम उठा लिया जाता, तो आगे के कदम तेजी से उठाए जा सकते थे। फैंग युआन के लिए टैंग फैंग मिंग को गाइड करना, एग्रीमेंट पूरा करने के अलावा, ताकि उसके लिए ड्रीम रेल्म एक्सप्लोर करना आसान हो, भविष्य के लिए इंतजाम करना भी था। वो स्पेक्ट्रल सोल की 4 रीजन्स में फोर्सेस पालने वाली स्ट्रैटेजी को कॉपी कर रहा था, ताकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट को घेर सके और हेवनली कोर्ट के खिलाफ जा सके। वक्त गुजरता गया, 20 दिन से ज्यादा ऐसे ही बीत गए। फैंग युआन का सोल फाउंडेशन एक बार फिर 10 मिलियन मैन सोल लेवल तक पहुंच गया था। थीविंग हेवन के ड्रीम रेल्म का तीसरा स्टेज जरूर और भी मुश्किल होगा। 10 मिलियन मैन सोल लेवल शायद काफी सेफ ना हो। फैंग युआन ने सोच विचार के बाद अपनी आत्मा को कल्टिवेट करना जारी रखने का फैसला किया, ताकि वो 100 मिलियन मैन सोल तक पहुंच सके। अगर उसका सोल फाउंडेशन काफी ना हुआ और आत्मा ड्रीम रेल्म में पूरी तरह से गल गई, तो ये मौत के बराबर होगा। भले ही एक शरीर बचा भी रहे, वो बिना आत्मा के एक जिंदा लाश की तरह हो जाएगा। शायद मैं एक ड्रीम पाथ किलर मूव डिड्यूस कर सकता हूं, ताकि ड्रीम रेल्म में आत्मा के गलने को कम कर सकूं। यह आइडिया बस फैंग युआन के दिमाग में चमका और उसने तुरंत इससे नकार दिया। फैंग युआन का ड्रीम पाथ अटेनमेंट लेवल सिर्फ ऑर्डिनरी था,
क्वाजी मास्टर भी नहीं। एक ड्रीम पाथ इमॉर्टल किलर मूव बनाना? भूल जाओ। इस तरह फैंग युआन के सामने अभी सिर्फ एक ही रास्ता था, अपने सोल फाउंडेशन को 100 मिलियन मैन सोल तक बढ़ाना। लेकिन इस प्लान में जल्द ही एक रुकावट आ गई। उसके पास गट्स गू की कमी हो रही थी। फैंग युआन ने डांग माउंटेन को लंग या ब्लेस्ड लैंड में रखा था। लंग या लैंड स्पिरिट खुद इस हेवन और अर्थ के अलग थलग डोमेन का इस्तेमाल करके गट्स गू प्रोड्यूस करने का जिम्मा ले रहा था। लेकिन गट्स गू हवा में से पैदा नहीं होता था, उसके लिए आत्माओं की जरूरत थी। आत्माओं की क्वालिटी और क्वांटिटी जितनी ज्यादा होती, डांग माउंटेन उतने हाई ज्यादा गट्स गू प्रोड्यूस कर सकता था। प्रॉब्लम इसी एस्पेक्ट में आई। फैंग युआन को बहुत बड़ी मात्रा में गट्स गू की जरूरत थी लंग या लैंड स्पिरिट के पास, हालांकि उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए पर्याप्त आत्माएं नहीं थी। पहले फैंग युआन ने शैडो सेक्ट के मेंबर्स और दूसरों को ताइक्यू एक्सप्लोर करने और डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स को मारने का आदेश दिया था, ताकि गट्स गू लगातार बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस हो सके। लेकिन अब शैडो सेक्ट के मेंबर्स फैंग युआन के साथ थे, और लंग या सेक्ट में स्टोर की गई आत्माएं पिछले कुछ दिनों में पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुकी थी। फैंग युआन ने सोचा, अभी के लिए ताइक्यू के डेसोलेट बीस्ट्स को मारने के लिए वापस जाने से बेहतर है कि वो आसपास से हाई मटेरियल हासिल करे। वेस्टर्न डेजर्ट भी नॉर्दर्न प्लेन्स की तरह ही था, ये भी उतना ही विशाल था। वेस्टर्न डेजर्ट में एक जगह थी जो काफी खास थी और फैंग युआन के लिए सूटेबल थी। यू चैन मर चुकी है, मेरा ड्रैगनफिश बिजनेस ट्रेजर येलो हेवन के पूरे मार्केट पर कब्जा कर चुका है। अगले कुछ सालों तक कोई भी मुझसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। फैंग युआन इन प्रॉफिट्स का इस्तेमाल अपने इमॉर्टल एपर्चर को मैनेज करने के लिए करना चाहता था, आत्माएं खरीदने के लिए नहीं। उन्हें आत्माएं खरीदने के लिए इस्तेमाल करना एक घाटा था। फैंग युआन को एक मशहूर कहावत याद आई, अपने हाथ जगन्नाथ। इसके बाद फैंग युआन ने टैंग फैंग मिंग को सिचुएशन के बारे में संक्षिप्त में बताया। फिर वो शैडो सेक्ट के मेंबर्स के साथ इमॉर्टल फॉर्मेशन से निकल गया खास डेजर्ट की तरफ। चैप्टर 1503 सोल बीस्ट की आर्मी फैंग युआन ऑस्पिशियस क्लाउड को कंट्रोल करते हुए आसमान में उड़ रहा था। उसकी स्पीड तेज नहीं थी, लेकिन उसके आसपास घनी इमॉर्टल गू की ऑरा फैली हुई थी। उसके नीचे का ऑस्पिशियस क्लाउड मामूली नहीं था, ये ही फैंग ग्रोटो हेवन में एक लखपत की सच्ची विरासत से मिला था। फैंग युआन के मॉडिफिकेशंस के बाद इसका असर तेजी से बढ़ गया था। ऑस्पिशियस क्लाउड फैंग युआन की मर्जी से नहीं, बल्कि लखपात की गहराइयों के अनुसार चलता था। फैंग युआन को भी नहीं पता था कि यह ऑस्पिशियस क्लाउड कब दिशा बदलेगा या ये कहां जा रहा है, लेकिन फैंग युआन को यह साफ था कि ये स्पॉन्टेनियस ऑस्पिशियस क्लाउड किलर मूव सबसे ज्यादा लक वाले रास्ते पर उड़ता था। टैंग क्लैन से निकलने के बाद फैंग युआन को यहां आने में कई दिन लगे। यह ग्रीन गोस्ट डेजर्ट था, वेस्टर्न डेजर्ट का एक मशहूर खतरनाक इलाका। पिछले 1 लाख सालों में यहां कई वेस्टर्न डेजर्ट गू इमॉर्टल्स मैर थे। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट का आसमान साल भर घने काले बादलों से ढाका रहता था, सूरज की रोशनी मुश्किल से ही आती थी, यह अंधेरा और उदासी भरा था। जमीन बड़ी मात्रा में वनस्पति से ढकी हुई थी। गोस्ट क्राइंग ट्रीज सबसे ज्यादा संख्या में थे। ये पेड़ ऊंचा नहीं था और इसकी डालियां मट टूटी थी जो ऐसी लगती थी जैसे राक्षस और दानव अपने पंजे फैलाए खड़े हों। जब भी उदास हवा पेड़ से टकराती, वो थोड़ा सा हिलता और एक तीखी चीख या डरावनी पुकार निकलता। मोन मोन मोन। गोस्ट क्राइंग ट्री दुख भरी आवाज में रो रहा था। एक सोल बीस्ट चुपके से निकला और फैंग युआन के पीछे से उसके पास पहुंचा और धीरे धीरे अपने 2 डरांती जैसे हाथों को उठाया। इस सोल बीस्ट का अगला आधा हिस्सा एक कॉकरोच जैसा था जिसके लंबे तेज पंजे थे, जबकि इसका पिछला आधा हिस्सा एक अजगर जैसी लंबी पूंछ वाला था। फैंग युआन ने जैसे उस महसूस ही नहीं किया। सोल बीस्ट ने अपने दोनों डरांती जैसे हाथों को अपनी हद तक उठाया, फिर वो फैंग युआन की पीठ की तरफ झपटा और अपने डरांती जैसे हाथों से वार किया। जीत और हार उसी पाल तय हो चुकी थी। सोल बीस्ट का शरीर हवा में ही अकड़ गया और वो सिर के बाल जमीन पर गिर पड़ा। लेकिन फैंग युआन ने वक्त पर एक्शन लिया। उसने अपनी आस्तीन को हल्का सा हिलाया जिससे एक अदृश्य शक्ति निकली जिसने इस डेसोलेट बीस्ट लेवल के सोल बीस्ट की लाश को लपेट लिया और उस अपने सामने ले आया। सोल बीस्ट की लाश धीरे धीरे काले भौर धुएं के झोंकों में बदल रही थी और हवा के साथ लगातार गायब हो रही थी। फैंग युआन इसे रोक नहीं पाया और थोड़ी देर बाद उसके हाथ में सिर्फ एक कांच जैसा सोल कोर बचा था। सोल कोर भारी था और इतना गहरा नीला था कि लगभग काला लग रहा था। जब फैंग युआन ने उस पकड़ा तो ऐसा लगा जैसे उसने एक पूरी भरी हुई शराब की मटकी पकड़ी हो। ये एक रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल था। यह सोल बीस्ट का सार था। जैसे एक मड मॉन्स्टर मरने के बाद सिर्फ अपना मड कोर छोड़ता है, वैसे हाई सोल बीस्ट के भी सोल कोर्स होते हैं।
सोल बीस्ट्स, मड मॉन्स्टर्स, ब्लड बीस्ट्स, शैडो मॉन्स्टर्स और फैंटम बीस्ट्स सभी पाथ बीस्ट्स उनके पूरे शरीर में उनके खास पाथ्स के डाउ मार्क्स भरपूर और घने रूप में मौजूद थे। फैंग युआन ने जांच की और कंफर्म किया कि सोल कोर में कोई गड़बड़ नहीं है, फिर उसने उस अपने सॉवरेन इमॉर्टल एपर्चर के अंदर फेंक दिया। उसके इमॉर्टल एपर्चर में पहले से ही एक छोटा सा बर्तन सोल कॉज से भरा हुआ था। ज्यादातर रैंक 6 सोल कॉज दी और एक हिस्सा रैंक 7 का था, लेकिन इमेमोरियल सोल बीस्ट से मिलने वाले रैंक 8 सोल कॉज नहीं थे। फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ के साथ उसके लिए इन डेसोलेट लेवल सोल बीस्ट्स और एंशिएंट सोल बीस्ट्स को मारना आसान था। जब वो ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में पहुंचा तो कई डेसोलेट बीस्ट्स और एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट्स उससे पंगा लेने आए। फैंग युआन उनके इलाकों से गुजर रहा था, इसलिए उनका अटैक होना नेचुरल था। इनमें से ZYA डिटार बीस्ट सोल बीस्ट्स थे। फैंग युआन के पास गोस्टली कंसीलमेंट था, ऑस्पिशियस क्लाउड, हालांकि छिपा हुआ नहीं था। इन सोल बीस्ट्स का टारगेट ऑस्पिशियस क्लाउड था, जबकि उन्होंने फैंग युआन को नजरअंदाज कर दिया। बदकिस्मती से वो सब फैंग युआन की घटिया चाल का शिकार हो गए। सोल बीस्ट्स का उदय डू डेमन वेनरेबल से जुदा था। एक रेड लोटस डेमन वेनरेबल था, उसने फेटगू को डैमेज कर दिया था, जिससे दुनिया के ग्रेट डाओ में एक छेड़ बन गया जिसने कई जीवों को किस्मत के बंधनों से बचने का मौका दिया। मरने के बाद सारी आत्माएं डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ में नहीं जाती थी, कई आत्माएं दुनिया में ही रह जाती थी। दूसरा स्पेक्ट्रल सोल डेमन वेनरेबल था, उसने सोल पथ बनाया जिससे आत्माएं प्रकट हुई और सोल बीस्ट्स में बदल गई। लेकिन वर्तमान में कुछ सोल बीस्ट्स घने सोल पाथ डाओ मार्क्स वाली कुछ जगहों पर नेचुरली बनते थे। वक्त हमेशा बदलता रहता है। इमेमोरियल एंटिक्विटी से रिमोट एंटिक्विटी तक, ओल्डन एंटिक्विटी से आज तक 5 रीजन्स की दुनिया कई बार बदल चुकी थी। इसलिए ये सोल कॉज पूरी तरह से आत्माओं की जगह ले सकते थे जिन्हें डांगहू माउंटेन को खिलाया जा सकता था और बड़ी मात्रा में गट्स गू प्रोड्यूस किए जा सकते थे। लेकिन इन सोल कॉज की क्वालिटी गू इमॉर्टल आत्माओं से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ दूसरे जानवरों और पौधों की आत्माओं के बराबर थे। मुझे ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में आए अभी ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ और मैंने पहले ही इतने सारे सोल कॉज हासिल कर लिए हैं। काश मैं इस जगह पर पूरा कंट्रोल पा सकता। फैंग युआन ने मन हाय मन सोचा। अगर वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता तो ये गट्स गू की अनंत सप्लाई होने के बराबर था। ये उसके सोल फाउंडेशन को पीक लेवल तक पहुंचा सकता था और दूसरों की मदद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। वुश! जैसे हाई फैंग युआन सोच में डूबा हुआ था, उसके पीछे से बाई तरफ से एक तीखी, कान फाड़ने वाली आवाज आई। एक विशाल बिच्छू फैंग युआन की तरफ उड़ रहा था। फैंग युआन ने जैसे ही एक नजर डाली, उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गई। ये बिच्छू पूरी तरह से काला था और इसका आकार अजीब था। इसका पूरा शरीर एक बड़े गोल डिस्क जैसा था, इसकी लंबी पूंछ डिस्क के पीछे थी और इसके 2 बड़े पंजे एक अजीब रोशनी से चमक रहे थे। ये एक भयानक रफ्तार से सीधा फैंग युआन पर झपट रहा था। ये एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट डिस्क स्कॉर्पियन है। ये एक विजडम पाथ का बीस्ट है और इसका पसंदीदा भोजन सोल बीस्ट्स हैं। जानकारी की एक लाइन तुरंत फैंग युआन के दिमाग में आई। फैंग युआन का गोस्टली कंसीलमेंट यूज सोल बीस्ट्स के सेंसेस से छिपा सकता था, लेकिन इसका दूसरे बीस्ट्स पर कोई असर नहीं था। फैंग युआन ऑस्पिशियस क्लाउड से कूद गया और भाग निकला। फैंग युआन के पास रैंक 8 बैटल स्ट्रेंथ थी, वो इस इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट के खिलाफ लाचार नहीं था। हालांकि इस ट्रिप में उसका मकसद डिस्क स्कॉर्पियन के साथ एक लंबी चलने वाली लड़ाई लड़ना नहीं था, बल्कि जितना हो सके उतने सोल कॉज इकट्ठा करना था। फैंग युआन पीछे हटा, लेकिन डिस्क स्कॉर्पियन ने यूज नहीं छोड़ा। हालांकि थोड़ी देर पीछा किए जाने के बाद फैंग युआन अपने कई तरीकों का इस्तेमाल करके डिस्क स्कॉर्पियन को सफलतापूर्वक चकमा दे पाया। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में हर तरफ खतरा था, यहां तक कि फैंग युआन भी यहां सेफ नहीं था। अगले कुछ दिनों में फैंग युआन ने सोल बीस्ट्स का शिकार किया और साथ हाई सोल पाथ कल्टिवेट किया, अपने सोल फाउंडेशन को बढ़ाया। अगर वो डिस्क स्कॉर्पियन जैसे किसी जीव से टकराता तो फैंग युआन जितना हो सके भागने को प्राथमिकता देता। शिकार करने वाला सिर्फ फैंग युआन नहीं था, शैडो सेक्ट के मेंबर्स भी यही कर रहे थे। इमॉर्टल्स द्वारा हासिल किए गए सोल कॉज लैंग या लैंड स्पिरिट को दिए जाते थे ताकि वो बड़ी मात्रा में गट्स गू प्रोड्यूस कर सके। आधे महीने से भी कम समय में फैंग युआन का सोल फाउंडेशन फिर से 10 मिलियन मैन सोल की रंगे में पहुंच गया। मेरा सोल फाउंडेशन काफी है, अब बैटल टैक्टिक्स बदलने का समय है। फैंग युआन ने शैडो सेक्ट इमॉर्टल्स को सोल बीस्ट्स को मारना बैन करने का निर्देश दिया, इसके बजाय वो उन्हें पकड़ना, काबू करना या गुलाम बनाना शुरू करेंगे। फैंग युआन के पास स्पेक्ट्रल सोल की सच्ची विरासत थी,
उसके पास सोल बीस्ट्स को गुलाम बनाने के कई तरीके थे। यूज रोकने वाली एक हाई चीज थी कि उसके पास सोल पाथ और एंस्लेवमेंट पाथ इमॉर्टल गू की कमी थी। सबकी कोशिशों से उन्होंने जल्द हाई सोल बीस्ट्स के एक बड़े ग्रुप को कंट्रोल कर लिया। लगभग 7 से ज्यादा डेसोलेट लेवल सोल बीस्ट्स और 20 के आसपास एंशिएंट सोल बीस्ट्स थे। हर तरह के अजीब व गरीब आकार के सोल बीस्ट्स ने एक शानदार आर्मी बनाई जो ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में धूम मचा रही थी। जब वो अकेले सोल बीस्ट्स या सोल बीस्ट्स के छोटे ग्रुप से मिलते तो फैंग युआन गुलाम बनाए गए सोल बीस्ट्स को अन पर हमला करने का आदेश देता। जिन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता था उन्हें उनके सोल कॉज के लिए मार दिया जाता, और जो सोल बीस्ट्स अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होते उन्हें फैंग युआन और बाकी लोग गुलाम बना लेते। 10-12 दिन बीत गए। गुलाम बनाई गई सोल बीस्ट आर्मी अपने असली साइज से 3 गुना बढ़ गई थी। चैप्टर 1504। एक मददगार से मुलाकात। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में आसमान हमेशा काले बादलों से ढाका रहता था और सूरज की रोशनी ना के बराबर थी। सोल बीस्ट का एक छोटा सा ग्रुप डेजर्ट में घूम रहा था। बाकियों से अलग इस सोल बीस्ट ग्रुप में 3 गू इमॉर्टल्स थे। डू कैदी दी और एक इन सोल बीस्ट्स का मालिक था। ही फैंग क्लैन के दोनों छोकरों, तुमने सोच लिया? चार्ज में जो गू इमॉर्टल था उसने एक ग्रे रोब पहना हुआ था। उसकी नाक तीखी थी, रीढ़ पतली, और उसकी एक बकरी जैसी दाढ़ी थी। वो एक सांड के आकार के एंशिएंट सोल बीस्ट की पीठ पर बैठा था और अपने पास बैठे डुगू इमॉर्टल कैदियों को एक गुस्से वाले लेकिन खुश चेहरे से देख रहा था। फैंग लेंग और फैंग येव की रैंक 6 कल्टिवेशन थी। वो साफ सुथरे दिख रहे थे, लेकिन सच तो ये था कि उनकी आत्माएं पूरी तरह से काली भूरी सोल चेन से बांधी हुई थी और वो हिल भी नहीं सकते थे। फैंग लेंग, जो थोड़ा बड़ा था, उसका चेहरा चकोर था। वो चुप रहा और कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ा छोटा फैंग येव काफी सुंदर दिखता था। उसका स्वभाव थोड़ा चंचल था और उसने जवाब दिया, ओल्ड गोस्ट बाइजून, ऐसा नहीं है कि हम आपके लिए क्लैन को खत नहीं लिख सकते, लेकिन आपने हमारी आत्माओं को बांध रखा है। हम अपने कम्युनिकेशन के साधन भी एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्यों ना आप जंजीरें थोड़ी ढीली कर दे ताकि मैं क्लैन को मैसेज कर सकूं। ओल्ड गोस्ट बाइजून ने नाक सिकोड़ी। बड़ा चालाक बन रहा है। इस ओल्ड गोस्ट को धोखा देना चाहता है। तुम्हें अपने बॉडी क्लाउड किलर मूव से भागने के लिए बस एक पाल चाहिए। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पकड़ा है। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से बेवकूफ बन जाऊंगा? फैंग यू ने जल्दी से कहा, मैं सीनियर को बेवकूफ बनाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? बस बात यह है कि मैंने जो कहा वो सच है। देखिए, बात ऐसी है कि अपनी बात पूरी करने से पहले ही फैंग यू का पूरा शरीर कांपने लगा और उसने एक भयानक दर्दनाक चीख मारी। ओल्ड गोस्ट बाइजून मुस्कुराया, जबकि फैंग लेंग ने गुस्से से चिल्लाया, रुको, मेरे जूनियर ब्रदर को चोट मत पहुंचाओ। ओल्ड गोस्ट बाइजून चिढ़ गया, लगता है तुम लोगों को बिना अंजाम की परवाह किए काम करने की आदत है। तुम अभी तक अपनी हालत नहीं समझ पाए हो। HMPH, तो चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। उसने फिर अपना तरीका एक्टिवेट किया और फैंग लेंग को भी तड़पाने लगा। फैंग लेंग ने कहा, उसकी भौहें कास गई लेकिन उसने एक आवाज नहीं निकाली। बस उसका कांपना और तेज होता जा रहा था। ओल्ड गोस्ट बाइजून ने उन्हें थोड़ी देर तक टॉर्चर किया और तभी रुका जब उसने देखा कि फैंग क्लैन के दोनों इमॉर्टल्स कागज की तरह पीले पड़ गए थे। उनके शरीर कांप रहे थे और पसीने से भीग गए थे। उसने मन ही मन गुस्से से सोचा, अगर ये आम अकेले कल्टिवेटर्स होते तो मैं उन्हें बिना किसी परिणाम के मार सकता था, लेकिन इन दोनों का बैकग्राउंड काफी तगड़ा है। फैंग क्लैन वेस्टर्न डेजर्ट की एक सुपर फोर्स है। अगर मैंने उन्हें गलती से मार दिया तो फैंग क्लैन जरूर पता लगा लेगा कि मैं ही दोषी हूं। फैंग क्लैन का दूसरा सुप्रीम एल्डर फैंग दी चैंग वेस्टर्न डेजर्ट का एक मशहूर विजडम पाथ एक्सपर्ट है, और अगर फैंग क्लैन ग्रीन गोस्ट डेजर्ट की तलाशी लेने आ गया तो इससे मास्टर के प्लान में बाधा आएगी। लेकिन अगर मैं उन्हें ऐसे ही जाने दूं और मास्टर ने बाद में मुझसे पूछा तो वो मुझे डरपोक होने के लिए दोष दे सकते हैं। एफ्लैट सिर्फ इतना कर सकता हूं कि इन दोनों को पकड़कर फैंग क्लैन से फिरौती मांगूं और फिर एक एग्रीमेंट कर लूं। इससे मैं दोनों पक्षों को खुश रख सकता हूं। ओल्ड गोस्ट बाइजून ने चीजों को अक्ल से सोचा और फिर उन दोनों कैदियों को देखा। फैंग लेंग और फैंग ये हॉन्फ रहे थे और पसीने से तरबतर थे। टॉर्चर की वजह से जमीन पर ढेर हो गए थे। ओल्ड गोस्ट बाइजून ने हंसी उड़ी, एक लोहे का इंसान भी मेरे तरीकों को सह नहीं पाएगा। सच कहूं तो मुझे डर नहीं है कि तुम हार नहीं मानोगे। क्या सोचते हो, एक बार और ट्री करना चाहते हो? फैंग लेंग ने भींची हुई दांतों से कहा, बूढ़े भूत, बस हमें मार दो। फैंग यून हालांकि चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं क्लैन से कांटेक्ट करूंगा, ठीक है? ओल्ड गोस्ट बाइजून ने फैंग यू के डर से भरे लुक को देखा और हंसा,
ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था, तो तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। जल्दी करो, फैंग यू ने दुख भरी आवाज में कहा। सीनियर ओल्ड गोस्ट, मैं सच कह रहा हूं, अगर आप अपनी जंजीरें थोड़ी ढीली नहीं करेंगे तो जूनियर सच में क्लैन को मैसेज नहीं कर पाएगा। ओल्ड गोस्ट बाइजुन गुस्से में आ गया, अभी भी बहाने बना रहा है। उसने एक बार फिर अपने तरीके एक्टिवेट किए और दोनों फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स को तड़पाने लगा। थोड़ी देर और टॉर्चर के बाद फैंग लेंग और फैंग यू और से नहीं पाए, उनके शरीर सोल बीस्ट की पीठ पर मिट्टी के ढेर की तरह गिर गए। सोच लिया? ओल्ड गोस्ट बाइजुन ने ताना मारा। फैंग लेंग ने कोई आवाज नहीं निकाली, जबकि फैंग यू ने कहा, हाँ हाँ। लेकिन मैं सोच रहा हूं कि क्या सीनियर ओल्ड गोस्ट ने सोच लिया है? मैंने? मुझे क्या सोचना है? ओल्ड गोस्ट बाइजुन ने हैरानी से पूछा। सीनियर, हम फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स हैं। सीनियर एक अकेले कल्टीवेटर हैं, अगर आप फैंग क्लैन से पंगा लेंगे तो आपकी जिंदगी शायद मुश्किलों से भर जाएगी, है ना? क्यों ना आप हमें जाने दें और हमारे फैंग क्लैन से अच्छे संबंध बना लें? क्या वो बेहतर नहीं होगा? फैंग यू मुस्कुराया। ओल्ड गोस्ट बाइजुन तुरंत गुस्से से भर गया। लड़के, तुझे क्या लगता है मैं तेरे फैंग क्लैन से डरता हूं? HMPH, अगर मैं तेरे फैंग क्लैन से डरता तो क्या मैं तुम्हें फिरौती के लिए पकड़ता? सीनियर ऐसा करके हमारे फैंग क्लैन के साथ एक नॉन अग्रेशन पैक्ट करना चाहते हैं। जूनियर मानता है कि आज की मामला हमारी गलती थी और हमने सीनियर को परेशान किया। हमने बहुत गलती की, लेकिन कृपया हमें माफ कर दीजिए, सीनियर। फैंग यू ने कमजोर आवाज में कहा। HMPH, अब तुम हार मान रहे हो। पहले तुम बार बार मुझसे पंगा क्यों ले रहे थे? ए फ्लैट, बहुत देर हो चुकी है। ओल्ड गोस्ट बाइजुन की आवाज मजबूत थी, लेकिन अंदर से वो हिल गया था। उसका इरादा दोनों फैंग क्लैन के गू इमॉर्टल्स ने गैस कर लिया था, इसलिए उन्हें हार मानने पर मजबूर करना मुश्किल होने वाला था। फैंग यू ने समझाना जारी रखा, सीनियर मुझे सजा दे सकते हैं और मैं सजा कबूल करूंगा। असल में क्लैन में मेरी काफी संपत्ति है। जब तक सीनियर हमें जाने देंगे, हम तुरंत एक नॉन अग्रेशन एग्रीमेंट कर सकते हैं। हम मान लेंगे कि यह मामला हुआ ही नहीं और हम सीनियर को भारी मुआवजा भी देंगे। इससे हमें क्लैन को इस शर्मनाक मामले के बारे में बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे सच में क्लैन में हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ओल्ड गोस्ट बाइजुन ने ताना मारा, तुम्हें क्या लगता है मैं कल पैदा हुआ था? तुम्हारी, फैंग यून, फैंग क्लैन में क्या इज्जत है? ये तुम्हारा सीनियर ब्रदर फैंग लेंग है जो रैंक 6 में एक टैलेंट है और फैंग क्लैन का एक संभावित उत्तराधिकारी है। फैंग यू का दिल डूब गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि ओल्ड गोस्ट बाइजुन के पास उनके बारे में इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन उसने फिर भी जारी रखा, क्या इस मामले को प्राइवेटली सुलझाना बेहतर नहीं होगा? अगर हम इससे बढ़ाएंगे तो शायद इसका अंजाम अच्छा ना हो। ओल्ड गोस्ट बाइजुन ने सिर हिलाया, नहीं, तुम दोनों का क्या स्टेटस है? मैं तुम्हारे फैंग क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर से बात करूंगा और अपने मुआवजे के अलावा तुम्हें अगले कुछ 100 सालों तक ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में एक कदम भी रखने की इजाजत नहीं होगी। फैंग लेंग और फैंग येव के चेहरे तुरंत बदल गए। फैंग लेंग ने कहा, ओल्ड गोस्ट बाइजुन, तुम अभी भी इस ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के पीछे पड़े हो? तुम्हारी भूख बहुत ज्यादा है, सावधान रहो कहीं तुम्हारा पेट ना फट जाए। ओल्ड गोस्ट बाइजुन ने एक अजीब आवाज में हंसा, भले ही मेरी रैंक 7 कल्टिवेशन है, मेन रैंक 8 के करीब हूं। फैंग लेंग ने सिर हिलाया, तो क्या तुम ट्रिब्यूलेशन से गुजरने की हिम्मत रखते हो? ओल्ड गोस्ट बाइजुन ने अपनी बकरी जैसी दाढ़ी को सहलाया, बिल्कुल नहीं। लेकिन अभी हिम्मत नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में भी हिम्मत नहीं करूंगा। वो थोड़ा हिचकिचाया और फिर अपना मन बना लिया। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी सारी उम्मीदें तोड़ देता हूं, देखो ये कौन सा गू है। फैंग यू और फैंग लेंग ने तुरंत अपना सिर उठाकर ओल्ड गोस्ट बाइजुन के हाथ में एक लेडी बर्ड जैसे गू को देखा। ये गू नीलाम जैसा था, ये एक छोटे प्याले के साइज का था और इसके मोटे कवच पर अनागिनत सुनहरे सितारों के धब्बे थे। ये सुनहरे सितारे लगातार अलग अलग रोशनी से टिमटिमा रहे थे, जिससे दूसरों को एक चकाचक का एहसास हो रहा था। फैंग यू और फैंग लेंग के दिमाग जोर से हिल गए, उनकी इन्हें अपनी घबराहट छुपा नहीं पा रही थी। फैंग लेंग की एट फैल गई और वो एक पाल के लिए स्पीचलेस हो गया। ये एक रैंक 8 इमॉर्टल गू है। फैंग यू हैरानी से चिल्लाया। ओल्ड गोस्ट बाइजुन ने खुश होकर कहा, चलो मैं तुम्हें सिखाता हूं। इस रैंक 8 इमॉर्टल गू का नाम सोल बीस्ट टोकन है। ये मुझे सीधे सोल बीस्ट को गुलाम बनाने दे सकता है। रैंक 8 सोल बीस्ट टोकन इमेमोरियल सोल बीस्ट को गुलाम बना सकता है और इसके लिए रैंक 8 इमॉर्टल एसेंस की जरूरत नहीं होती। मैं इसका इस्तेमाल अभी कर सकता हूं। तुम्हें समझ में आया इसका क्या मतलब है?
फैंग लेंग और फैंग यो ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। इसके पीछे का मतलब बहुत बड़ा था। इस रैंक 8 इमॉर्टल गू के साथ ओल्ड गोस्ट बाइजुन अपने प्लान को धीरे धीरे अंजाम दे सकता था। वो एक इमेमोरियल सोल बीस्ट को कंट्रोल कर सकता था, फिर उसका इस्तेमाल करके एक बड़ी सोल बीस्ट आर्मी को कंट्रोल कर सकता था और यहां तक कि इस पूरे ग्रीन गोस्ट डेजर्ट को कंट्रोल कर सकता था। ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में अनागिनत सोल बीस्ट्स थे। ये दूसरों के लिए एक खतरनाक जमीन थी, लेकिन ओल्ड गोस्ट बाइजुन के लिए ये एक स्वर्ग था। तभी तुम्हारी इतनी बड़ी एम्बिशन है, तुम इस जगह को हथियाना चाहते हो और फिर एक इमेमोरियल सोल बीस्ट का इस्तेमाल करके अपने ट्रिब्यूलेशन को आसानी से पार करके एक रैंक 8 ग्रेट एक्सपर्ट बनना चाहते हो। फैंग लेंग की आवाज बैठ गई। फैंग यू ने जल्दी से कहा, लेकिन हमारा फैंग क्लैन ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के सबसे नजदीकी सुपर क्लैन है। जब तक सीनियर हमारे फैंग क्लैन के साथ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, आपको सबसे सुरक्षित कल्टिवेशन एनवायरनमेंट मिल जाएगा। हाँ, अच्छा है कि तुम ये जानते हो। ओल्ड गोस्ट बाइजुन की एड तेजी से चमकी। असल में मुझे तुम दोनों को शुक्रिया कहना चाहिए, तुम ऐसे वक्त पर आए हो। एक फैंग क्लैन के पहले सुप्रीम एल्डर का सीधा पद पोटा है, जबकि दूसरा दूसरे सुप्रीम एल्डर का गोद लिया हुआ बेटा है। भले ही तुम दोनों सिर्फ रैंक 6 हो, तुम दोनों के पास एक नेगोशिएशन में रखे जाने के लिए काफी वजन है। फैंग लेंग और फैंग यू चुप हो गए। फैंग लेंग ने मन ही मन सोचा, यह ओल्ड गोस्ट बाइजुन सच में एक शातिर है। इस सोल बीस्ट टोकन इमॉर्टल गू के साथ अब सब कुछ अलग है। एक इमेमोरियल सोल बीस्ट के साथ ओल्ड गोस्ट बाइजुन को एक क्वाजी रैंक 8 वजूद के तौर पर ट्रीट करना होगा। क्लैन को उससे डील करते वक्त बहुत सावधान रहना होगा। सबसे जरूरी बात, हम कैदियों के रूप में ओल्ड गोस्ट बाइजुन के पास सच में शार्टिन रखने के लिए सबसे अच्छे पत्ते हैं। अगर मुझे ये पता होता तो मेन जूनियर ब्रदर की यूके साहट में आकर यहां एडवेंचर करने नहीं आता। जैसे ही वो सोच रहा था, फैंग लेंग ने अचानक फैंग यू की चीख सुनी। सीनियर ब्रदर, वहां देखो। फैंग यू की आवाज में खुशी भरी हैरानी थी। फैंग लेंग ने उत्सुकता से उधर देखा। उसने देखा कि ग्रीन गोस्ट डेजर्ट के ऊपर काले बादल सूरज को ढके हुए थे, लेकिन अभी एक सफेद बादल घने काले बादलों के नीचे धीरे धीरे उड़ रहा था और धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। फैंग लेंग थोड़ा हैरान हुआ और उस अचानक जाने से पहले फैंग यू के साथ हुई अपनी बात याद आ गई। फैंग लेंग, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है, तुम सच में ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में एडवेंचर करना चाहते हो। फैंग यून हंसा। फिक्र मत करो सीनियर ब्रदर, मैंने पिता से इस एडवेंचर पर अनुमान लगाने के लिए कहा था। उन्होंने अनुमान लगाया था कि इस ट्रिप में खतरा तो होगा लेकिन जानलेवा नहीं। हमें रास्ते में एक मददगार मिलेगा और हमें भारी फायदा होगा। फैंग लेंग ने भौहें सिकोड़ी। ये तो छोरो कि ग्रीन गोस्ट डेजर्ट में कम ही लोग आते हैं, भले ही हम किसी और से मिल भी जाएं, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ये इंसान है वो मददगार है? फैंग यू ने फैंग लेंग के कंधे पर थपथपाया। मैंने पिता से पूछा था, उन्होंने कहा था कि मददगार एक सफेद बादल पर आएगा। फैंग लेंग हैरान रह गया, फिर उसने ताना मारा, सफेद बादल? सब जानते हैं, ग्रीन गोस्ट डेजर्ट काले बादलों की पाटन से ढका हुआ है, वहां सफेद बादल कैसे हो सकता है? इस बातचीत के बारे में सोचते हुए फैंग लेंग ने सफेद बादल को देखा और सोचा, कहीं ये वही मददगार तो नहीं जिसके बारे में सेकंड सुप्रीम एल्डर ने बताया था? ओल्ड गोस्ट बाइजुन भी यूएस सफेद बादल को एक उदास चेहरे से घूर रहा था। इस सफेद बादल से लकपात की ओर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ लकपात नहीं है, साफ है कि किसी ने एक इमॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल किया है। कौन है ये? किसके पास ऐसे रेयर लकपात के तरीके हैं? चैप्टर एंड।